नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द बुक में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए वर्क रूल बाय लैज़लो बुक की समरी लेकर आया हूं। आप कैसे पता करते हैं कि आपके एम्प्लॉय अपने काम से खुश हैं? आप अपने कंपनी के रेपुटेशन को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं? जब किसी कंपनी की पीपल प्रैक्टिस और पॉलिसी ऐसे होते हैं जो बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करता हो, तो वैसे बिजनेस को काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। उनमें से एक फ़ायदा यह है कि यहाँ काम करने वाले काफ़ी लोग कंपनी के लिए कमिटेड रहते हैं। ऐसे कमिटेड लोग कंपनी को आगे बढ़ाने और उनके टारगेट को पूरा करने में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन देते हैं। इन अच्छे पीपल प्रैक्टिस वाले कंपनियों में गूगल कंपनी का भी नाम आता है। अगर आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं या फिर कोई बिजनेसमैन, तो आप सीख सकते हैं कि गूगल किस अनोखे ढंग से अपने एम्प्लॉय को हैंडल करता है। इस बुक से आप जान सकते हैं कि गूगल की शुरुआत बहुत ही साधारण सी थी। आपको यह भी पता चलेगा कि पूरी दुनिया के लोग गूगल को कैसे जानते हैं। गूगल अपने अनोखे वर्क कल्चर और एम्प्लॉय का ख्याल रखने में बहुत आगे है। आप जानेंगे कि इसके लिए गूगल ने ऐसा क्या किया। अगर आप इस बुक में लिखे प्रिंसिपल को अपने बिजनेस के लिए चुनते हैं, तो आपके एम्प्लॉय और उनके काम में आपको काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा। आज ही इस बुक को सुनिए और अपने एम्प्लॉय पर ध्यान देने की शुरू कर दीजिए। अपने कंपनी की पब्लिक प्रैक्टिस को भी गूगल की तरह बेहतरीन बनाइए। फाउंडर बनना। हर कहानी की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। क्या आपको गूगल की शुरुआत की कहानी पता है? गूगल के दो फाउंडर थे, लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन। उन्होंने ही गूगल का शुरुआत किया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कैंपस टूर में दोनों की मुलाकात हुई थी। हालांकि दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड के थे, पर दोनों ने ही मिलकर गूगल को बनाया था। बचपन में दोनों ही मोंटेसरी स्कूल जाते थे, इसलिए उनके आइडियाज़ भी इन्हीं मोंटेसरी स्कूल से इंस्पायर्ड था। उनका सपना सर्च इंजन बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ करने का था। वे यह भी समझना चाहते थे कि एम्प्लॉयज़ को कैसा बर्ताव अच्छा लगता है। वे चाहते थे कि गूगल ऐसी जगह बने जहां काम करने का कोई मतलब हो और जहां इसके एम्प्लॉयज़ को अपने पैशन को फॉलो करने की खुली छूट हो। साथ ही यहां एम्प्लॉयज़ और उनके फैमिली का हर तरीके से ख्याल रखा जाए। लेकिन सिर्फ गूगल ही एक ऐसी कंपनी नहीं थी जो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखती थी। फोर्ड एंड हर्शीज कंपनी में भी अच्छे पीपल प्रैक्टिस की जाती थी, जिससे उनके एम्प्लॉयज़ खुश रहते थे। किसी कंपनी का फाउंडर बनना सिर्फ नाम के लिए नहीं होता। फाउंडर बनना एक एटीट्यूड है, एक सोच है और एक नज़रिया है। एक लीडर के तौर पर आपको सबके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार करनी चाहिए। अच्छे फाउंडर एक दूसरे की मदद करते हैं और उनके आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाते हैं। को फाउंडर के साथ मिलकर अपने कंपनी के फ्यूचर को बदलने का आपके पास पावर होता है। सबसे ज़रूरी बात, सबके साथ मिलकर काम करने से ही आप अपने कंपनी को सक्सेस दिला सकते हैं। गूगल के एम्प्लॉयज़ हर महीने टेक टॉक्स होस्ट करते हैं, जहां वे सब जमा होकर एक दूसरे से अपने काम के बारे में शेयर करते हैं। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक में भी हिस्सेदारी दी है। ऐसा करने वाले कुछ ही कंपनीज है जिसमें गूगल भी शामिल है। गूगल के कोशिशों के कारण ही ज़्यादा से ज़्यादा औरतें कंप्यूटर साइंस में अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं और बढ़ावा देने के लिए गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ को उनके पेट यानी पालतू जानवर को भी ऑफिस लाने की इजाज़त दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआत करने के लिए अपने 10 एम्प्लॉयज़ को चुना। गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री खाना भी देने लगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने फ्री ब्रेकफास्ट से किया। 1903 में मिल्टन एस हर्शी ने सिर्फ हर्शी कंपनी ही नहीं बल्कि पेंसिल्वेनिया में हर्शी शहर की भी शुरुआत की। उन दिनों अमेरिका में 2500 शहर ऐसे थे जो कंपनीज के थे, जिनमें एक बार में सिर्फ 3% जनता ही रहती थी। लेकिन मिल्टन एस हर्शी इन कंपनी शहरों से बिल्कुल अलग शहर बसाना चाहते थे, जहां सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगे हो, सिंगल या दो फैमिली के एक साथ रहने के लिए ईंट के मकान बने हो, जिनके बहुत खूबसूरत लॉन हो। उनके शहर में सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बने, क्वालिटी पब्लिक स्कूल बने और लोगों के एन्जॉयमेंट के भी इंतजाम किए। कुछ कंपनी के फाउंडर ने अपने कंपनीज में बढ़िया पीपल प्रैक्टिस अपनाए, क्योंकि वे अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा बनाने वाले रोबोट की तरह नहीं देखते थे। अपने एम्प्लॉयज़ को वैल्यू देने में ही उन्हें अपने कंपनी का फ़ायदा दिखा। एक कंपनी को सक्सेस दिलाने के लिए उसके फाउंडर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को फलने फूलने और पनपने का मौका देना चाहिए। साथ ही उनके ज़रूरतों का ख्याल भी रखना चाहिए। कल्चर इट्स स्ट्रेटजी को अपनाना। क्या आपने कभी गूगल की किसी ऑफिस को देखा है? इनके ऑफिस के फ़ोटो को देखकर आपको यह लगेगा कि यहाँ मस्ती के साथ काम किया जाता है, पर मस्ती और मज़े के साथ साथ यहाँ कल्चर पर भी बड़ा फोकस रहता है, ताकि यहाँ के एम्प्लॉयज़ खुश रह सके। कल्चर को गूगल कैसे अपने काम में लेता है, इसे समझने के लिए आपको मिशन, ट्रांसपेरेंसी और वॉइस के इम्पैक्ट के बारे में जानना चाहिए। आमतौर पर कंपनी का मिशन होता है प्रॉफिट कमाना, अपने कस्टमर को खुश रखना या फिर मार्केट का लीडर बनना।
इस तरह के मिशन सिर्फ बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होते हैं, लेकिन गूगल का मिशन है पूरी दुनिया को इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसे ऑर्गेनाइज करना और इस इन्फॉर्मेशन को लोगों के लिए मुहैया करवाना। ये दिखाता है कि गूगल का गोल बिजनेस नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के हेल्प करने से जुड़ी है। इसे उनके एम्प्लॉयज़ और भी बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं क्योंकि उन्हें अपने जॉब के मायने मिल जाते हैं। गूगल ने अपने सारे इन्फॉर्मेशन आर पार दिखने वाली एक शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट रखा है। एक नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी गूगल के सारे कोड को पहले ही दिन निकाल लेता है। गूगल के ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसके एम्प्लॉयज़ अपना काम और परफॉर्मेंस बेहतर कर पाते हैं। किस हद तक ट्रांसपेरेंट रहना है इसका फैसला तो कंपनीज खुद लेते हैं, पर अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की कदर करते हैं तो आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। खुली किताब की तरह रहने का मतलब है अपने एम्प्लॉयज़ और उनके अच्छे जजमेंट पर भरोसा रखना। आखिरी बात, वॉइस का मतलब है कि कंपनी को चलाने में उसके एम्प्लॉयज़ की राय, उनके ओपिनियन को सुनना। एम्प्लॉयज़ जब अपनी राय रखते हैं तो कंपनियां अपने बड़े और अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए गोल्स के बजाय कल्चर को बढ़ाने में जोर देना चाहिए ताकि आपके एम्प्लॉयज़ ईमानदारी से काम करें और कंपनी छोड़कर ना जाए। हमेशा याद रखिए कि ब्रिलियंट और टैलेंट प्रोफेशनल वहीं काम करना पसंद करते हैं जहां उनके काम को मायने मिलते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन से कंपनी को फ़ायदा पहुंचता है। गूगल में काम करने वाले लोगों की गिनती हज़ारों में हो गई, पर कंपनी मिशन पर भरोसा होने के कारण वहां के एम्प्लॉयज़ एकजुट रहते और मिलकर काम करते थे। अपने मिशन को सच बनाने का एक एग्जाम्पल जो गूगल ने बनाया था वो था 2007 में बनाया गया गूगल स्ट्रीट। गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने अपने एम्प्लॉयज़ से पूछा कि मैप में किसी भी जगह को ऊपर से देखने की बजाय क्यों ना ऐसा मैप बनाया जाए जिसमें कोई भी जगह वैसी दिखे जैसी हकीकत में दिखती है। अब गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से दुनिया के करोड़ों लोग इंटरनेट एक्सेस करते हुए हर इंटरेस्टिंग जगह को खुद देख लेते हैं। आप घर बैठे ही पेरिस के आर्क द ट्रैफे की खूबसूरती, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप का नज़ारा, गैलापागोस आइलैंड की सी एनिमल्स को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कोई शहर या समुदाय फैलता है और धीरे धीरे सब बदल जाता है। गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से गवर्नमेंट ये तय करती है कि कौन सी जगह किसी काम के लिए सेफ है और उनको अपने रिसोर्सेज को कहां कहां लगाना चाहिए। गूगल के इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी लोगों की मदद की है। इसके अलावा गूगल स्ट्रीट की वजह से गूगल के एम्प्लॉयज़ भी अपने कंपनी के साथ और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। कैसे? इस कदम ने गूगल्स को बढ़िया काम करने को प्रेरणा दी और काम करने के साथ दूसरों की हेल्प करने की भी मौका दी। लेक वो बेगोन, वो खाली जगह जहां सब नए काम करने के लिए एवरेज से बढ़कर थे। आप ये कैसे पक्का करेंगे कि आपके एम्प्लॉयज़ अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं? क्या आप किसी भी जॉब के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट को हायर करते हैं या आप एवरेज लोगों को हायर करके उन्हें बेस्ट बनाने की ट्रेनिंग देते हैं? आपको अपने कंपनी की हायरिंग और ट्रेनिंग प्रोसेस को रिव्यू करना चाहिए। इनके 3 कारण हैं। पहला, अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा ट्रेनिंग देने में कुछ ही कंपनी सक्सेसफुल होते हैं। दूसरा, अगर कोई कंपनी की रिक्रूटिंग प्रोसेस अच्छी है तो शायद उनका प्रोसेस अलग और स्पेशल है जिसकी वजह से वे बेस्ट से भी बेस्ट चुन पाते हैं। थर्ड, नए कैंडिडेट को इंटरव्यू करने वाले लोग आमतौर पर इंटरव्यू लेने में अच्छे नहीं होते। कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स तो बायस भी होते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग देना ही एक एम्प्लॉय को बेहतरीन नहीं बना सकती क्योंकि एक असरदार ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना नामुमकिन है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि 90% बार कोई भी ट्रेनिंग एक एम्प्लॉयज़ को लंबे समय के लिए बेहतर नहीं बना सकती। इसलिए क्वालिटी परफॉर्मेंस पाने के लिए कंपनी जो ट्रेनिंग देते हैं वो पैसों की बर्बादी ही है। एक बात जिस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं वो है रिक्रूटमेंट को इम्पोर्टेंट मानना। कंपनीज़ को खास टैलेंट वाले लोगों को हायर करने में ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि आपको बेहतरीन एम्प्लॉयज़ हायर करने में टाइम लगेगा। एक और तरीका है जिससे आप अच्छे लोग हायर कर सकते हैं। जब भी आप किसी ऐसे शख्स को मिले जो आपसे किसी न किसी मामले में बेहतर हो, उसे हायर कर लीजिए। इसके अलावा आपके मैनेजर्स भी ऐसे हों जो उन लोगों को आगे आने का मौका दे और उनसे बेहतर हो। मैनेजर्स को हमेशा अनबायस्ड रहना चाहिए। कंपनी में कौन हायर होंगे ये फैसले सिर्फ इन मैनेजर्स के नहीं होने चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां आप एक ऐसे शख्स को हायर कर सकते हैं जो आपसे बेहतर हों। लाजलो वो इस बुक के ऑथर हैं और गूगल के पीपल ऑपरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी। जब भी हायरिंग की जाती है वे ऐसे कैंडिडेट को हायर करते हैं जो उनसे किसी न किसी मामले में बेहतर है। गूगल के डाइवर्सिटी एंड यूथ एजुकेशन प्रोग्राम्स के लीडर है नैन्सी ली। मिस्टर वॉक ने नैन्सी ली को हायर इसलिए किया क्योंकि नैन्सी बहुत साफ और क्लियर नज़रिया रखती थी और वो निडर भी थी। ये वॉक को अच्छी लगी थी। कैरन पीपल डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट थी और वॉक ने इन्हें इसलिए हायर किया था क्योंकि इनका इमोशनल इंटेलिजेंस वॉक से ज़्यादा अच्छा था
और वो एक समझदार काउंसलर थी। इस कंपनी के एम्प्लॉय सुनील चंद्र स्टीफिंग एंड पीपल सर्विसिंग के वाइस प्रेसिडेंट है और इन्हें हायर इसलिए किया गया क्योंकि वोक को लगा कि सुनील उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन और गहरी सोच वाले शख्स थे। सुनील किसी भी प्रोसेस को यूजर्स के लिए सस्ती, अच्छी और फास्ट बना देते थे। लाजलो ये भी नोट करते थे कि नैन्सी, कैरन, सुनील और दूसरे टीम मेंबर से वे रोज़ क्या सीख सकते हैं। वोक ने इन सब को हायर करने के लिए काफ़ी टाइम लगाया। खास टैलेंट वाले कैंडिडेट को हायर करने के प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। जो भी कैंडिडेट आते हैं उनमें से सिर्फ 10% ही टॉप परफॉर्मर होते हैं, इसलिए इन्हें चुनने के लिए बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोसेस और इंटरव्यू होने चाहिए। इनफैक्ट किसी भी इंडस्ट्री के जो भी टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो दूसरे जॉब नहीं ढूंढते, वे तो जहां काम करते हैं वहीं अपने सक्सेस को एंजॉय करते हैं। किसी भी एक्सेप्शनल और ख़ास टैलेंट को हायर करने में टाइम लग जाता है, पर उन जैसों के लिए वेट करना तो बनता है। अपने अंदाजे पर भरोसा मत कीजिए। क्या आप इस दावे पर यकीन रखते हैं कि एक इंटरव्यू के शुरू होने के 10 सेकंड में ही पता चल जाता है कि कैंडिडेट को हायर किया जाएगा या नहीं? अगर एक इंटरव्यू लेने वाला आपको शुरू में ही पसंद कर लेता है तो उसे आपकी और भी कई सारी बातें पसंद आ जाते हैं। उसी तरह अगर इंटरव्यू लेने वाला आपको नापसंद कर लेता है तो आपको रिजेक्ट करने के लिए बहाने ढूंढेगा। एक कैंडिडेट को सही तरीके से जांचने के बजाय ज़्यादातर इंटरव्यू लेने वाले शुरू में ही अपना एक तरफा मन बना लेते हैं, जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हर किसी की अपनी खुद की सोच और धारणा होती है। जब एक इंटरव्यूअर इन्हीं सोच के आधार पर कैंडिडेट पर अपनी राय बना लेता है बिना उसे पूरा मौका दिए, यही कन्फर्मेशन बायस है। हालांकि काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे एक इंटरव्यू लेने वाले और एक कंपनी ऑनर्स के कन्फर्मेशन बायस से बचा जा सकता है। पहला, कैंडिडेट के क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। एक कैंडिडेट में आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रहे हैं उसके बारे में अपनी सोच क्लियर रखें। हायर करने की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैंडिडेट के क्वालिटी पर कोई समझौता मत कीजिए। दूसरा, करियर साइट्स और प्रोफेशनल लिंक द्वारा खुद ही कैंडिडेट ढूंढिए। तीसरा, बिना कोई पक्ष लिए, बिना किसी के साइड लिए कैंडिडेट को टेस्ट कीजिए। कैंडिडेट को असेस और टेस्ट करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप इन कैंडिडेट्स को उनके किए गए काम का सैंपल मांगिए, उनके काउंटिंग टेस्ट लीजिए और फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यू लीजिए। स्टडीज से यह भी पता चला है कि एक ही तरीके के असेसमेंट करने के बजाय बहुत सारे असेसमेंट को मिलाकर कैंडिडेट्स का टेस्ट लेना बेहतर होता है। आखिर में इन कैंडिडेट्स को आपके कंपनी ज्वाइन करने की वजह दीजिए। आप यही चाहेंगे कि आपके कंपनी के साथ उनका पहला एक्सपीरियंस बहुत यादगार रहे। गूगल से रिजेक्ट हुए 80% लोग अपने दोस्त को गूगल में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कहते हैं। फीडबैक देना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए गूगल में इंटरव्यूअर कैंडिडेट के जवाब को लिख लेते हैं ताकि वे अच्छे कैंडिडेट की पहचान कर सके। वैसे गूगल में इंटरव्यू लेने वालों में से सिर्फ मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स नहीं होते हैं, टीम के पुराने एम्प्लॉयज़ भी कैंडिडेट का असेसमेंट लेते हैं। इसी से यकीन होता है कि गूगल अपने कंपनी में बेस्ट लोग ही लेते हैं जिनमें टॉप परफॉर्मर बनने का पर्सनैलिटी होता है। 2017 में आर्च बिशप डेसमंड टुटू ने 80 साल पूरे करने पर अपने जन्मदिन पर भाषण देने के लिए दलाई लामा को इनवाइट किया था। दलाई लामा और आर्च बिशप टुटू दोनों को नोबेल पीस अवार्ड मिले थे। उनकी मीटिंग हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट बकाया बनाने वाली थी, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बीच में आकर अफ्रीका के गवर्नमेंट को दलाई लामा का वीज़ा ना देने के लिए मना लिया। दलाई लामा अब इस भाषण में शामिल नहीं हो सकते थे, जिससे आर्च बिशप टुटू को बहुत दुख हुआ। उस टाइम गूगल में नए आए गूगलर लॉरेन ग्रोसवर ने अपने पहला प्रोडक्ट गूगल हैंगआउट को लॉन्च किया था। लॉरेन ने दलाई लामा और आर्च बिशप के बीच गूगल हैंगआउट के द्वारा मीटिंग करवाई, जिससे हजारों मील दूर होते हुए भी दोनों ने एक दूसरे से आमने सामने बात की। ये टेक्निक इस सेलिब्रेशन का हाईलाइट था और गूगल ने इसे न्यूयॉर्क टाइम्स में एडवर्टाइज किया। ये नए गूगलर लॉरेन की पहल थी जिन्हें कंपनी को ज्वाइन किए सिर्फ 5 दिन हुए थे। सभी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों नापसंद करते हैं और हमने इसके बारे में क्या किया। हमारी पूरी ज़िंदगी हमें अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर रेट किया जाता है। कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को रेट करती रहती है। ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि क्या वे कंपनी के और खुद के पर्सनल गोल्स को हासिल कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की मदद से कंपनी ये फैसला ले पाती है कि वे किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बढ़ाए या नहीं और उनको प्रमोशन दे या नहीं। ज़्यादातर कंपनीज के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जिन पर परफॉर्मेंस असेसमेंट करने की जिम्मेदारी होते हैं, वे इस काम को काफ़ी टाइम लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को फीडबैक भी नहीं देते, जिससे एम्प्लॉयज़ नाखुश होते हैं।
कुछ मैनेजर्स अपनी सोच या फिर भेदभाव के कारण सही परफॉर्मेंस रेटिंग नहीं कर पाते, जिससे एम्प्लॉयज़ को महसूस होता है कि उनकी रेटिंग्स गलत है। क्या आपको जानना है कि गूगल ने इस चैलेंज का सामना कैसे किया और आप अपने कंपनी में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? पहली बात, गोल्स को सही ढंग से सेट कीजिए। सभी एम्प्लॉयज़ को इन गोल्स के बारे में बताएं। इस 3 महीने लेरी पेज ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स OKR सेट करते हैं और सभी एम्प्लॉयज़ को अपने OKR से गूगल के OKR से मिलाना होता है। इनमें ऑब्जेक्टिव्स तो लंबे टाइम वाले गोल्स होते हैं, जबकि की रिजल्ट्स छोटे छोटे गोल्स होते हैं जिनकी मदद से आप उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। गूगल में काम करने वालों के लिए जो वेबसाइट बनी है, उस इंटरनल साइट में एम्प्लॉयज़ इन OKR को देख सकते हैं ताकि वे खुद को और दूसरे के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी बात, साथ काम करने वालों से फीडबैक लीजिए। सिर्फ मैनेजर से नहीं बल्कि टीम के दूसरे मेंबर से भी फीडबैक लेनी चाहिए। टीम के सारे मेंबर्स को एक दूसरे के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने चाहिए। तीसरी बात, एक कैलिब्रेशन प्रोसेस रखनी चाहिए। इस कैलिब्रेशन प्रोसेस में मैनेजर्स को एक साथ बैठकर सारे एम्प्लॉयज़ के रेटिंग पर विचार करनी चाहिए। इससे बायस भी खत्म हो जाती है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस भी बेहतर तरीके से काम करती है। आखिर में एम्प्लॉयज़ के साथ परफॉर्मेंस रेटिंग की बात करते हुए रिवॉर्ड और डेवलपमेंट की बातों को अलग ही रखना चाहिए। आमतौर पर गूगल के एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू नवंबर में होते हैं और उनके अगले महीने ही सैलरी के बारे में डिस्कशन होते हैं। ये इसलिए क्योंकि गूगल का भरोसा है कि डेवलपमेंट और रिवॉर्ड एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। सब कुछ मज़ेदार और आसान नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी परफेक्ट नहीं होती। कुछ न कुछ बातों में गलती हो ही जाती है, लेकिन ज़रूरी यह है कि कंपनी इन गलतियों से कैसे सीख लेती है और उसके नतीजे से कैसे डील करती है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? किसी और कंपनी की तरह ही गूगल ने भी अपनी पीपल प्रैक्टिस में गलतियां की थी। गूगल के लिए चैलेंज ये था कि कैसे वो कंपनी के वैल्यू को बरकरार रखते हुए मुश्किल वक्त में भी अच्छा काम करे। अगर कंपनी में कोई गलती करता है, फिर चाहे वो मैनेजर हो या कोई दूसरा एम्प्लॉय, सबको उस गलती के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह ट्रांसपेरेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इससे सबको सिचुएशन के बारे में पता चलता है और ऐसी गलती दोबारा होने से बचा जा सकता है। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो है अपने हिस्से या हक की चीज़ों को मना करना। कभी कभी कुछ मिलने पर आपको लगने लगता है कि आप ही सबसे डिज़र्विंग शख्स है और आपके अलावा कोई उसके लायक नहीं। ऐसा मन में आना बहुत नेचुरल सी बात है, पर इसे जिम्मेदारी और प्रैक्टिस के साथ दूर किया जा सकता है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जब भी बेनिफिट दे, उसको जिम्मेदारी का एहसास भी करवाइए। जब भी कंपनी के लिए कोई डिसीजन ले, सभी को इसमें शामिल कीजिए। जहाँ से भी मिले सलाह लीजिए। हो सकता है कुछ एम्प्लॉय बहुत शर्मीले हो और उन्हें अपने ओपिनियन, अपनी राय रखने में हिचक हो। ऐसे लोग पूछने पर अपनी राय नहीं बता पाते, लेकिन ज़रूरी है कि चाहे जितना भी वक्त लगे, कंपनी के पॉलिसी बदलने या फिर कोई भी चेंज में सबकी राय पता करनी चाहिए। जो भी गड़बड़ी होती है उसे ठीक करना चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉयज़ किसी मुश्किल में हैं, आपको आगे आकर फ़ौरन उसका सॉल्यूशन देना चाहिए। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो अपनी गलती मानकर सभी को इसे सीख लेने के लिए कहना चाहिए। 2008 में गूगल के एक शेफ ने लंच में एक स्वीट डिश ऑफर किया जिसका नाम रखा गया था फ्री तिब्बत गोजी चॉकलेट क्रीम पाई विथ मैकडीमा कोनो 10 ड्राई फ्रस्ट। इस मेन्यू के आने के बाद एक गूगलर ने मैनेजमेंट को एक ईमेल लिखी कि अगर इस डिश के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया गया तो वे इसके विरोध में, इसके प्रोटेस्ट में कंपनी छोड़ देंगे। उस दिन शेफ ने स्वीट डिश में जो गोजी बेरीज डाले थे वो तिब्बत से आए थे और चूंकि गूगल में सारे डिश फ्री में दिए जाते थे, इसलिए शेफ ने इसे फ्री तिब्बत का नाम दिया था। इस नाम से काफ़ी गूगलर्स के बीच पॉलिटिकल बहस हुई थी जो तिब्बत का चाइना से फ्री होने को लेकर था। दुख की बात यह थी कि इस वजह से उस शेफ को उसके मैनेजर के 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस वाक्य के बाद लाजलो का गूगल में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि अगर गूगलर्स को इतनी छोटी छोटी बातों पर सज़ा मिलती रहेगी तो वह कैसे अपनी कंपनी और अपने मिशन पर भरोसा कर सकते हैं। वोक ने उस शेफ को वापस काम पर बुलाया, जिसे काफ़ी सारे गूगलर्स ने वोक और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए यह बहुत ज़रूरी स्टेप था। वैसे किसी बात पर डिबेट करना कोई जुर्म तो था ही नहीं। कंक्लूजन, इस बुक में आपने सीखा कि पीपल प्रैक्टिस क्यों इतना ज़रूरी है और इसका एम्प्लॉयज़ को खुश रखने में क्या कंट्रीब्यूशन है। आपने ये सब गूगल कंपनी के एग्जाम्पल से सीखा।
आपने जाना किसी कंपनी के फाउंडर होने के नाते लोगों को पनपने और आगे बढ़ने के अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत होती है। आपने यह भी जाना कि किसी कंपनी में कल्चर रखने के क्या फ़ायदे होते हैं। कंपनी का मिशन सिर्फ प्रॉफिट कमाना या कस्टमर को बेस्ट सर्विस देना नहीं है, इसके कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी नैतिक जिम्मेदारी भी होते हैं, जिससे यहाँ काम करने वालों को अपने काम के साथ यह भी एहसास होता है कि वे समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऐसा करने पर एम्प्लॉयज़ को अपना काम बोझ जैसा नहीं लगेगा। आपने यह भी जाना कि ट्रेनिंग के बजाय आपको रिक्रूटमेंट में पैसे लगाने चाहिए। खास टैलेंट वाले लोगों को हायर करने में टाइम लगता है, पर जितना भी टाइम लगे वेट करना फ़ायदेमंद है। लोगों को आपके कंपनी को ज्वाइन करने के कारण दीजिए। इसके अलावा आपने सीखा कि एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए सिर्फ मैनेजर ही नहीं बल्कि साथ काम करने वालों की भी राय लेनी चाहिए। अप्रेजल या सैलरी बढ़ाने के मामले में सही फैसला लेने के लिए टीम के सभी लोगों को शामिल करना चाहिए। आखिर में आपने यह भी जाना कि पीपल मैनेजमेंट में गलती हो जाने पर कैसे सबके सामने अपनी गलती को मानकर उसे सुधारना चाहिए। ऐसा करने पर कंपनी के बाकी लोग भी इस गलती से सीखेंगे और इसे कभी नहीं दोहराएंगे। सबका लीडर बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आप भी लीडर बनकर इस चैलेंज का सामना करने को तैयार है? ये बात सही है, किसी कंपनी के सारे लोग को मैनेज करना आसान नहीं। आपके आगे बहुत सारे मुश्किलें आएंगी, खासकर जब तक आप अलग अलग माइंड सेट के लोग उनके अलग अलग पर्सनैलिटी को, अलग अलग बैकग्राउंड को हैंडल करेंगे। लेकिन आपको भी हमेशा याद रखना चाहिए कि आप भी एक लीडर हैं और बिना कारण लीडर नहीं बने हैं। दूसरों के लीडर बनना सिर्फ पावर और अधिकार की बात नहीं है, इसके साथ आपको दूसरों को आगे आने का मौका देना चाहिए और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचने में भी मदद करनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके एम्प्लॉयज़ एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होते हैं, इसलिए अपने सक्सेस के रास्ते में इनको साथ ही लेकर चलिए। यहाँ तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।